फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एग्री एड्यू हब। तो अभी हमने जो बात करी थी इसके पहले वाले लेक्चर में, वो माइटोसिस एंड मियोसिस की करी थी। ये साइटोलॉजी का हमारा पोर्शन चल रहा है। इसमें सबसे पहले जो सेल हमने पढ़ा था, सेल ऑर्गेनल्स फिर हमने पढ़े थे। फिर हमने सेल के अंदर न्यूक्लियस पढ़ा था और फिर न्यूक्लियोलस पढ़ा था। फिर माइटोसिस एंड मियोसिस कंप्लीट कर लिया था। अब न्यूक्लियोलस के अंदर अब थोड़ा चलते हैं, क्रोमोसोम्स पढ़ेंगे, फिर डीएनए पढ़ेंगे। इस तरीके से अंदर इसके हम जाते जाएंगे ताकि आपका जो बेसिक कंसेप्ट है, जो कोर है, वो स्ट्रांग हो जाए। तो ये लेक्चर काफ़ी आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। इसमें काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, जिस वजह से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में। जैसे जैसे अंदर जाते जाएंगे, कंसेप्ट आपके बनते जाएंगे। तो अगर आपने पुराने लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट पे जाइए और प्ले लिस्ट पे जाके अपना साइटोलॉजी सिलेक्ट कीजिए। साइटोलॉजी के सारे लेक्चर एक बार आप देख लीजिए, ठीक है। चलिए इसमें हम आगे बढ़ते हैं और आज हम पढ़ेंगे क्रोमोसोम, उसके स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन। ये एक जनरल मैंने एक आपको आइडिया दे दिया कि क्रोमोसोम है ऐसा, ये बन के बिल्कुल अपना हिस्टोन प्रोटीन के साथ लपट लपट के एकदम बढ़िया ये बन गया आपका डीएनए, और डीएनए में ही आपका होता है जीन। तो वहां तक हमें जाना है, तो अभी हमको क्रोमोसोम करना है कंप्लीट। चलिए बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन की। ये तो यहाँ पे आपको दो साइंटिस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। तो पहले सबसे पहले हम देख लेते हैं स्ट्रॉसबर्गर। In 1875 first discovered thread like structure, है ना, it is a thread like structure which appeared during the cell division। मेटाफेज में हम देखते हैं, तो क्लियरली हम ये बात कर चुके हैं पहले। दिस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर वर कॉल्ड क्रोमोसोम्स ड्यू टू देयर अफिनिटी फॉर बेसिक डाइज। क्रोमो मीन्स कलर होता है, ठीक है ना। तो ये जो बेसिक डाई, डाई मतलब भी कलर होता है ना, तो उसके साथ जो इसकी अफिनिटी, जो मतलब उसकी जुड़ने की क्षमता, जिससे पहचाना जाता है उसमें, ठीक है, कलर आ जाता है। अब जो टर्म क्रोमोसोम है वो दो वर्ड से बना है, क्रोमो मीन्स कलर एंड सोमा मीन्स बॉडी। ओके, द टर्म वाज फर्स्ट यूज्ड बाय वोल्डियर इन 1888। देखिए अब यहाँ पे हमको दो चीज जो समझ में आ गई, एक तो स्ट्रॉसबर्गर, एक वोल्डियर है। तो हमको याद रखना है एस डब्ल्यू, ठीक है ना। ऐसे ही याद मैंने किया था, क्योंकि वो कंफ्यूजन हो जाता है कि वोल्डियर ने टर्म दिया था कि स्ट्रॉसबर्गर ने दिया था। तो देखा स्ट्रॉसबर्गर ने था और उसके बाद ही तो टर्म देंगे ना। इस तरीके से एस डब्ल्यू से आप याद रख लीजिए, ज्यादा आसान रहेगा, क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट करता है एग्जाम में। चलिए, chromosomes contributed to the division cells and they are prime importance as they carry genes। देखिए यहाँ पे क्या बोलना चाह रहे हैं कि ये जीन्स को कैरी करते हैं, इसका मतलब ये करियर है, ये व्हीकल है, ये लेके जाते हैं किसी चीज को, किसको, जीन्स को। तो एक तरीके से ये क्या हो गया, ये मोटरसाइकिल हो गई। इसके ऊपर कौन बैठ के जाता है, जीन्स बैठ के जाते हैं, ठीक है। तो हमें ऐसे याद रखना है। मतलब इसका मतलब कि जीन्स हमको नेक्स्ट जनरेशन में लेके जाना है, इसका मतलब पूरा का पूरा क्रोमोसोम तो नेक्स्ट जनरेशन में नहीं जाएगा। जाएगा क्या, अकेला जीन्स। तो लेके कौन जाएगा उसको, क्रोमोसोम, ठीक है। और जीन्स क्या, आपका हेरिडेटरी मटेरियल है। इतना समझ में आ गया कि जीन्स से जो आगे जाते हैं, ना कि क्रोमोसोम पूरा। चलिए एक चीज हमको यहाँ से समझ में आ गई है। अब देखिए मैंने कुछ क्रोमोसोम के डायग्राम इसमें डाल दिए ताकि आप एक बार इसमें ना अच्छे से नजर मार लीजिए, क्योंकि आने वाले पूरे लेक्चर में हम ये एक एक स्ट्रक्चर अच्छे से देखने वाले हैं। तो देखिए ये जो क्रोमोसोम है ना, इधर वाले पोर्शन में हम पहले देखते हैं। ये देखिए, ये जो आपका पोर्शन है, ये क्रोमोसोम है, और इसके अंदर ये देखो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये क्रोमोनिमेटा है ना। और ये जो इसके बाहर जो पूरा भरा हुआ है ना फ्लूइड, ये मैट्रिक्स है। और ये बीच में सेंट्रोमियर हम दो तीन बार अभी देख चुके हैं। और ये क्रोमेटिड, ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड है ना। और अगर यहाँ पे मैं एक क्रोमोसोम और ऐसा लगा देता तो ये दोनों जो हो जाते हैं वो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड हो जाती, होमोलोगस क्रोमोसोम की। तो ये हो गया आपको क्रोमेटिड। और एक और चीज, जो इसकी बाहर की लेयर होता है ना, इसको हम पेलिकल बोलते हैं, ठीक है। अब चलिए दूसरा डायग्राम देख लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पे ये दो आइडेंटिकल क्रोमेटिड्स हैं, ठीक है। मतलब इसमें एग्जैक्ट कॉपी ऑफ अदर, एक दूसरे की कॉपी है, ये इसकी कॉपी एक जैसी, ठीक है। और पी आर्म जो है, जैसे ये पी आर्म है और ये क्यू आर्म, ये भी हमको ध्यान रखना, पी क्यू का रेशियो हम देखते हैं अधिकतर, ठीक है। और सेंट्रोमियर अभी हम देख चुके हैं। और ये डीएनए मॉलिक्यूल इसके अंदर होता है, ठीक है। ये बात भी डीएनए, ये हम पढ़ेंगे, ये जीन्स वगैरह यहाँ पे आ गए हमारे। चलिए आगे बढ़ते हैं, इतना समझ में आपको आ गया होगा। सबसे पहले बात करेंगे हम क्रोमोसोम नंबर की। चलिए तो आ जाते हैं सीधा नंबर पे। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ए गिवन स्पीशीज इज जनरली कांस्टेंट। देखिए वीट की बात करेंगे, हेक्साप्लॉइड वीट की बात करेंगे अगर एस्टिवम की, तो वो सब में एकदम एग्जैक्ट रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ह्यूमन बीइंग कहीं का भी हो, 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहेंगे तो 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहेंगे। क्लियर है ये चीज। ऑल द मेंबर्स ऑफ द स्पीशीज
ordinarily have definite and generally a constant somatic and gametic क्रोमोसोम नंबर की बात हो गई, सोमेटिक और गेमेटिक क्रोमोसोम नंबर कांस्टेंट रहता है। अब देखिए, सोमेटिक क्रोमोसोम नंबर इन द इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम फाउंड इन द सोमेटिक सेल्स, ठीक है, ऑफ स्पीशीज एंड रिप्रेजेंटेड बाय 2n। मतलब जो भी जर्मिनल सेल होते हैं ना, उसको छोड़ के जितनी भी हमारी बॉडी में सेल्स होती है वो सारी की सारी सोमेटिक सेल्स होती है, ठीक है। तो वो हमारी 2n से हम उसको डिनोट करते हैं। सॉरी। जनरली सोमेटिक सेल्स कंटेन 2 कॉपीज ऑफ ईच क्रोमोसोम एक्सेप्ट द सेक्स क्रोमोसोम। अब देखिए, बोथ द कॉपीज आर ऑर्डिनरली आइडेंटिकल। अब ये जो हमने दोनों कॉपी देखी है ना, वो एक मतलब ये दो क्रोमोसोम जैसे ऐसे हमारे है ना पास में, ये एक क्रोमोसोम भी बनाना अपन को आता नहीं है, ठीक है। तो अब देखिए क्या बोल रहे हैं कि बोथ द कॉपीज आर ऑर्डिनरली आइडेंटिकल इन मॉर्फोलॉजी, जीन कंटेंट, जीन ऑर्डर एंड हेंस आर नोन एज होमोलोगस क्रोमोसोम। तो ये दोनों जो है ना, ये मॉर्फोलॉजी में, मतलब मॉर्फोलॉजी मतलब उसका आउटर स्ट्रक्चर कैसा दिखता है वो, ठीक है, उसमें जीन कंटेंट और जो उसके जीन ऑर्डर है वो सब ना एक दूसरे के सेम टू सेम है, ठीक है। मतलब यहाँ पे ATGC लिखा है तो उधर वाले में भी यहाँ पर ATGC ही रहेगा, इसलिए हम इनको बोलेंगे आपका होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। अब गेमेटिक क्रोमोसोम नंबर होता है वो बिल्कुल आधा होता है इसके सोमेटिक क्रोमोसोम नंबर के, वो हमको पता ही है, सबको पता होगा आपको, उसको हम एन से डिनोट करते हैं, ठीक है। इट डिनोट्स द नंबर ऑफ क्रोमोसोम फाउंड इन द गेमेट्स ऑफ द स्पीशीज, ठीक है। हमने बात कर ली थी पिछले में भी कि दो गेमेट्स बन के फर्टिलाइजेशन होके एक पूरा है ना जाइगोट बनाता है, और वो हमने रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में भी बात करी, प्लांट ब्रीडिंग का 5th लेक्चर है, वो भी आप देख सकते हैं, उसमें रिप्रोडक्शन आप पूरा एक्सप्लेन किया है। तो मियोसिस के बाद अगर आप वो लेक्चर देखेंगे तो आपको पूरी एकदम लिंक बन जाएगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, अगर नंबर की बात करें तो ये हेप्लॉइड सिंगल सिंगल है ना आपके, डिप्लॉइड में ये होमोलोगस क्रोमोसोम आपके आ जाते हैं साथ में, ठीक है, और ये ट्रिप्लॉइड में 3 आ जाते हैं, 3 होमोलोगस, ये देखिए 3 3 का सेट होता है, और टेट्राप्लॉइड में 4 4 का होता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं हम क्रोमोसोम साइज की, बात करते हैं, नंबर की बात हो चुकी, साइज की बात कर लेते हैं। द साइज ऑफ द क्रोमोसोम शोज द रिमार्केबल वेरिएशन डिपेंडिंग अपॉन द स्टेजेस ऑफ द सेल डिवीजन। अभी हमने देखा था कि वो छोटे होते जाता है प्रोफेज से, फिर मेटाफेज में छोटा हो जाता है ना। तो यही बोल रहे हैं कि सेल डिवीजन के अलग अलग स्टेज में उसकी साइज डिफरेंस होती जाती है। लॉन्गेस्ट एंड थिनेस्ट ड्यूरिंग द इंटरफेस, देखो इंटरफेस में हमारा बिल्कुल ऐसा क्रोमेटिन जैसा होता है ना, लॉन्गेस्ट एंड थिनेस्ट ड्यूरिंग इंटरफेस एंड हेंस नॉट विजिबल अंडर लाइट माइक्रोस्कोप। और स्मॉलेस्ट और थिकेस्ट होता है माइटोटिक मेटाफेज में, ठीक है, ये ध्यान रखना, माइटोटिक मेटाफेज में सबसे स्मॉलेस्ट और सबसे थिकेस्ट होता है। क्रोमोसोम साइज इज नॉट प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ द जीन प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, अटेंटिव होना आपको, कि क्रोमोसोम की साइज जो है उससे हमें कोई मतलब नहीं है कि उसमें नंबर ऑफ जीन्स, जैसे कि हाथी बड़ा है तो उसका मान लो अगर सेल बड़ा है तो उसमें जो क्रोमोसोम क्रोमोसोम की भी साइज अगर उसमें बड़ी है मान लो है ना, तो उसमें नंबर ऑफ जीन्स ज्यादा आ जाएंगे। मेज की बात करते हैं, अगर हम राइस की बात करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि राइस का अगर मान लो क्रोमोसोम बड़ा है तो उसमें जीन कंटेंट भी ज्यादा ही होंगे, ठीक है। अगर मान लो फॉर एग्जांपल की एग्जांपल है ना, इसको एकदम वो मत समझ लेना, बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट पॉइंट है, क्योंकि ये 2 मिलीमीटर का मान लो मैं मेज का ले लेता हूँ क्रोमोसोम, और 1 मिलीमीटर में राइस का ले लेता हूँ, है ना, तो मतलब ये इससे दुगना बड़ा है। लेकिन जीन कंटेंट में ऐसा नहीं कि इसमें 100 जीन है तो इसमें 200 जीन होंगे, नहीं, इसमें कितने भी जीन हो सकते हैं, इसमें 110 भी हो सकते हैं। तो ये बिल्कुल आपको बिल्कुल समझ लेना, ये पॉइंट ना बहुत बार काम आएगा आपको। तो बहुत सारे जीन्स तो क्या सेम, वो हम जब बहुत डिटेल्ड है इसके आगे पढ़ाई, तो वो आप जैसे अब आगे की क्लास में जाते जाएंगे आपको बहुत डिटेल में समझ में आती जाएगी, जब जीनोमिक्स आप पढ़ोगे ना तो बिल्कुल आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। फिलहाल के लिए आप इतना याद रख लीजिए, साइज के साथ नंबर का कोई मतलब नहीं है ना। अब देखिए, क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी की बात करनी है हमको इस लेक्चर में, ठीक है। तो द आउटर कवरिंग और द शीथ ऑफ द क्रोमोसोम इज नोन एज पेलिकल। मैंने आपको बताया था पहले डायग्राम में ना, उसको पेलिकल बोलते हैं, और उसके अंदर जो मटेरियल भरा रहता है उसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स। विथिन द मैट्रिक्स लाइज द क्रोमेटिन। क्रोमेटिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो मैट्रिक्स के अंदर ऐसा देखा था ना, ऐसा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मैट्रिक्स वो। अब द क्रोमोसोम सॉरी, the chromosome morphology changes during cell division and mitotic metaphase is the most suitable stage for the study of chromosome morphology। हमें पता है कि माइटोसिस मेटाफेज में हम देखते हैं उसको, ठीक है, पढ़ते हैं मतलब उसके बारे में। In mitotic metaphase chromosomes, the following structure features can be seen under the light microscope। अब बस यहाँ से हमारा जो कंसेप्ट है इस लेक्चर को यहाँ से हमको चालू करना है।
क्या क्या पढ़ेंगे? क्रोमेटिड पढ़ेंगे जो दो होती है सिस्टर क्रोमेटिड, फिर सेंट्रोमियर जहाँ से जुड़ा होता है, फिर टीलोमियर जो उसके एंड पॉइंट्स होते हैं, सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन मतलब सेंट्रोमियर को छोड़ के जहाँ पे दूसरी कॉन्स्ट्रिक्ट रीजन होती है उसको हम सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन बोलते हैं। क्रोमोमियर पढ़ेंगे, क्रोमोनीमा पढ़ेंगे, मैट्रिक्स पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक एक चीज देख लेते हैं। सबसे पहले आते हैं क्रोमेटिड पे। ये देखिए दो सिस्टर क्रोमेटिड हमारी हो गई। और ये देखो मैंने आपको बताया था वहाँ पे भी कि ये दो क्रोमोसोम है और इन दोनों की ये इसकी सिस्टर क्रोमेटिड, ये तो ये दोनों आपस में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड हो गए ना, कजिन्स हो गई है, ठीक है। तो ये सेंट्रोमियर है यहाँ पे। ये अब ये देखो इसमें देखते हैं क्या क्या है। ईच मेटाफेज क्रोमोसोम अपीयर टू बी लॉन्गिट्यूडनली डिवाइडेड इनटू टू आइडेंटिकल पार्ट। ये देखिए क्रोमोसोम है ना, अगर इसका ऐसे खड़ा अपन उसको काट देंगे मान लो है ना, एक पॉइंट पे छोड़ के, तो वो लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड हो गए हैं ना, आइडेंटिकल, दोनों आइडेंटिकल पार्ट है, अभी हमने बात कर ली थी। तो इसको हम बोलेंगे क्रोमेटिड। क्रोमेटिड्स ऑफ ए क्रोमोसोम अपीयर टू बी जॉइंट टुगेदर एट द सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर में जॉइंट रहते हैं ना, आपको ऐसा दिखता है कि वहाँ पे जॉइंट है, ठीक है। द टू क्रोमेटिड मेकिंग अप द क्रोमोसोम आर रिफर टू एज सिस्टर क्रोमेटिड। ये बात हम कर चुके हैं सिस्टर क्रोमेटिड की। और नॉन सिस्टर क्रोमेटिड भी मैं आपको बता चुका हूँ कि नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम जो होमोलोगस क्रोमोसोम का जो होता है क्रोमेटिड, उसको हम नॉन सिस्टर क्रोमेटिड बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट पे, सेंट्रोमियर। अब सेंट्रोमियर क्या होता है? जो सेंटर का रीजन होता है, यहाँ पे जुड़े होते हैं। द रीजन वेयर द टू सिस्टर क्रोमेटिड्स अपीयर टू बी जॉइंट ड्यूरिंग माइटोटिक मेटाफेज इज नोन एज सेंट्रोमियर। इट इज जनरली अपीयर कंस्ट्रिक्शन। देखिए कंस्ट्रिक्ट मतलब एकदम पतला सा दिखता है पूरा, जैसे क्रोमोसोम का ही पार्ट है, उसको अगर आप दबा दो मान लो, है ना, एक क्रोमोसोम है मोटा मोटा, उसको आपने बीच में से पकड़ के एकदम बांध दिया टाइट, तो वो पतला रीजन हो जाएगा ना। क्या है? क्रोमोसोम में डीएनए उसके अंदर चल रहा है। अब ऐसा फैला फैला चल रहा है, आपने कहीं पे जाके उसको पकड़ के एकदम लपेट दिया है ना, उसमें मान लो टेप बांध दिया, फिर रस्सी बांध दी, तो वो एकदम कंस्ट्रिक्ट रीजन हो जाएगा ना वहाँ पे। ये तो सारा मटेरियल वही, चीजें सारी वही है, लेकिन वहाँ पे क्या हो गया, बिल्कुल कंस्ट्रिक्ट हो गया वो एरिया। तो इसलिए हम उसको बोलेंगे प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, है ना। ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है वहाँ पे कि वो कोई अलग ही चीज आ गई वहाँ पे, नहीं, वही जो हमारा है वो बस कंस्ट्रिक्ट हो गया है वहाँ पे क्रोमोसोम में, है ना। इसलिए वहाँ पे हमने उसका नया नाम दे दिया है सेंट्रोमियर। बाकी कुछ इसके अलावा उसमें कुछ स्पेशल अलग से कोई चीज नहीं है। किस काम में आता है? हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम अपोजिट पोल ड्यूरिंग एनाफेज के टाइम पे। हमको पता है कि जो स्पाइनल फाइबर्स आते हैं वो इसी पे अटैच होते हैं और इसको ले जाते हैं अपनी तरफ। ये देख चुके हैं माइटोसिस मियोसिस में। द सेंट्रोमियर कंसिस्ट ऑफ टू डिस्क शेप्ड बॉडी काइनेटोकोर। वो हम मैंने आपको स्ट्रक्चर पहले बता चुका हूँ। नॉर्मली क्रोमोसोम्स आर मोनोसेंट्रिक, मतलब नॉर्मली जो क्रोमोसोम होता है ना उसमें एक सेंट्रोमियर प्रेजेंट होता है ना नॉर्मली, ठीक है। अब चलिए इसके बेसिस पे ना एक बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं हमारे एग्जाम में, उसको हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ द सेंट्रोमियर, क्रोमोसोम्स कैन बी ग्रुप्ड एज मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक एंड टीलोसेंट्रिक। क्या होता है कि सेंट्रोमियर अगर बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर में प्रेजेंट है तो उसको हम बोलेंगे मेटासेंट्रिक, है ना। और सच क्रोमोसोम वी शेप बनाते हैं एनाफेज में। वी शेप क्यों बनाएंगे? क्योंकि भैया इधर का भी बराबर है, इधर का भी बराबर है, इसको खींच देंगे, अब इसको खींचेंगे तो कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, खींचेंगे तो ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, ये वी शेप बन गया, ठीक है ना। पी आर्म इज इक्वल टू क्यू आर्म, ये पी आर्म थी, ये बराबर रहेगी क्यू आर्म के। इतना क्लियर? चलिए आगे आते हैं दूसरे पे। अब आता है हमारा सब मेटासेंट्रिक। द सेंट्रोमियर इज लोकेटेड वन साइड ऑफ द सेंटर पॉइंट सच दैट वन आर्म इज लॉन्गर देन अदर। देखो सेंट्रोमियर जो होता है वो बिल्कुल सेंटर के थोड़े सा पास में होता है यहाँ पे, तो ऐसा जे शेप स्ट्रक्चर बन जाता है ना, ये जे, ऐसा यहाँ पे अगर हमने कर दिया, सेंटर में तो है नहीं, ठीक है। और एल शेप भी बोलते हैं, जे शेप और एल शेप, ठीक है। ये सब मेटासेंट्रिक हमारा हो गया। तीसरे पे आते हैं एक्रोसेंट्रिक। सेंट्रोमियर इज लोकेटेड क्लोज टू द एंड। अब ये भैया सब मेटासेंट्रिक बीच के पास में था और ये एक्रोसेंट्रिक एकदम लास्ट के पार्ट में था, पास में था। और टीलोसेंट्रिक भैया सबसे आखिरी में चला जाएगा, इसका मतलब सीधी सी बात है ना। तो बस इनके क्या बनाते हैं, शेप कौन सा बनाता है, ये जे शेप बनाता है ये भी, ठीक है। और रोड रोड शेप बनाता है, ठीक है। और जो टीलोसेंट्रिक है ये आपका, इसमें जो सेंट्रोमियर है वो बिल्कुल एंड पे रहेगा, तो ये आई शेप बनाएगा, है ना। और ये बहुत मुश्किल से पहचानते हैं अपन टीलोसेंट्रिक में, तो दिखता नहीं है ना। चलिए ठीक है, अब हम आगे समझते हैं आगे वाला पोर्शन। ये देखो टीलोमियर की बात कर लेते हैं। टीलोमियर मतलब जो लास्ट पार्ट, ये देखिए आपको यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ ठीक से। ये लास्ट पार्ट हमारा टीलोसेंट्रिक का ठीक है, ये एकदम लास्ट कॉर्नर, ठीक है। अब इसका क्या काम है, क्यों आता है, टीलोमियर की बात कर लेते हैं। टू एंड्स ऑफ द क्रोमोसोम आर नोन एज टीलोमियर। दे आर हाईली स्टेबल। देखिए ये स्टेबिलिटी देते हैं क्योंकि इसका पोलैरिटी इफेक्ट आता है। तो ये क्या करते हैं, ये दूसरे टीलोमियर के साथ यूनाइट नहीं होते हैं ना, दूसरे क्रोमोसोम के टीलोमियर के साथ, इसलिए ये सब अलग अलग होते हैं, जुड़ने नहीं देता उसके साथ। इसलिए ये क्या करता है, क्रोमोसोम को स्टेबिलिटी देता है। दोनों एंड में हमने क्या लगा दिया,
टीलोमियर लगा दिया एक एक, ताकि वो क्या काम करेगा, दूसरे को जुड़ने नहीं देगा, है ना। इसका मान लो नॉर्थ पोल जैसा काम करेगा दूसरे के साथ, जैसे मैग्नेट दो आपस में नहीं जुड़ते ना, इस टाइप से ये भी नहीं जुड़ेगा। सेकंड पॉइंट आते हैं, एनी ब्रोकन एंड ऑफ द क्रोमोसोम इज अनस्टेबल। अब तोड़ दिया तो अनस्टेबल हो ही जाएगा, तो वो दूसरे के साथ जुड़ सकता है ना। इसके बहुत सारे, इसके आपको पढ़ना पड़ेगा आगे, इसके कारण बहुत सारी चीजें हो जाती है, जैसे टूटता है दूसरे के साथ जुड़ जाता है, ब्रेकेज एंड फ्यूजन, डिवीजन, ऐसी बहुत सारी चीजें हम आगे पढ़ेंगे। पर उसको ध्यान रखना टीलोमियर क्या होता है, इसलिए बेसिक आपका स्ट्रॉन्ग है ना, तो फिर आप आगे आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। अब कोई पूछेगा क्रोमोसोम वो टीलोमियर टूट गया तो क्यों जुड़ गया, आपको पता है कि क्यों जुड़ गया, उसके पोलैरिटी इफेक्ट खत्म हो गया। चलिए, but the telomeres impart stability to the chromosome which retains its identity and individuality through the cell and for many cell generation। एक तो एक और चीज इसमें हमको ध्यान रखनी है कि जो टीलोमियर होता है ना, उसके आखिरी के रीजन जी में जो रीजन होते हैं ना, टी जी रीजन, वो बिल्कुल जैसे टी जी ऐसे वो सीक्वेंस भी बनाता है ना, और उससे हम पहचान भी लेते हैं क्रोमोसोम को, ठीक है। एक तो आइडेंटिटी भी देता है आपको ये, और स्टेबिलिटी भी देता है। चलिए अगला देखते हैं, आते हैं हम सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन पे। ये देखिए यहाँ पे प्राइमरी कंस्ट्रक्शन हमने देखी थी, ये इसको हम सेंट्रोमियर बोल दिए हैं। लेकिन इसके अलावा भी दूसरी हुई तो हम क्या बोलेंगे, इसको सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन बोलेंगे। ये इधर भी सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन है ना, और इसके आगे का जो पोर्शन है इसको हम बोल देंगे सेटेलाइट, और पूरा क्रोमोसोम अगर जिसमें सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन है तो उसको हम सेटेलाइट क्रोमोसोम बोलते हैं। चलिए देखते हैं इसमें क्या बोल रहा है वो। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द नेरो रीजन अदर देन द सेंट्रोमियर इज कॉल्ड द सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। द क्रोमोसोम्स हैव सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन इज नोन एज सेटेलाइट क्रोमोसोम और सेट क्रोमोसोम, ठीक है, ये सेट क्रोमोसोम। तो सेट क्रोमोसोम अलग होता है, सेट डीएनए अलग होता है। फिलहाल आपको याद क्या रखना है, सेट क्रोमोसोम, ठीक है, यहाँ पे क्योंकि सेटेलाइट आ गया। क्रोमोसोम में पजेस सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन इन वन और बोथ आर्म ऑफ इट, ठीक है, दोनों आर्म में हो सकता है, फिर एक आर्म में भी हो सकता है। क्रोमोसोमल एंड डिस्टिल टू द सेटेलाइट इज नोन एज सेटेलाइट रीजन बोलते हैं इसको, क्रोमोसोम के एंड को, जहाँ के सेटेलाइट आपका सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन होता है उसके बाद वाले पोर्शन को। अब देखिए, प्रोडक्शन ऑफ न्यूक्लियोलस इज एसोसिएटेड विद द सेकंड, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो आपका न्यूक्लियोलस है ना, वो एसोसिएट है आपका सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन से, इसलिए उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजर रीजन भी बोलते हैं, NOR। तो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन इज नोन एज न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजर रीजन, ठीक है, क्लियर इतना पॉइंट। चलिए, तो सेटेलाइट क्रोमोसोम्स आर ऑफन टर्म्ड एज द न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजर क्रोमोसोम भी इसको हम बोलते हैं, ठीक है, सेटेलाइट क्रोमोसोम को। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे क्रोमोमियर की। तो इन सम स्पीशीज लाइक मेज राई, chromosomes in leptotiny stage of meiosis show small bead like structure known as chromosome, है ना, एकदम बीड्स होती है ना, माला में जो पारे होते हैं उनके जैसा स्ट्रक्चर बनाता है, इसको हम बोलते हैं क्रोमोमियर। कौन सी स्टेज में, लेप्टोटिनी में, राई और मेज में। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोमियर इन क्रोमोसोम्स इज हाईली कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कांस्टेंट, है ना, कांस्टेंट होते हैं। द पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग बिंग डिफरेंट इन डिफरेंट क्रोमोसोम में अलग अलग तरीके के ये होते हैं। दे आर क्लियरली विजिबल एज डार्क स्टैंड होते हैं ना, डार्क स्टैंड मतलब डार्क दिखते हैं, डार्क बैंड जैसे, ऑन जायंट सलाइवरी ग्लैंड क्रोमोसोम, ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड क्रोमोसोम में ही हमको दिखते हैं। जायंट सलाइवरी ग्लैंड क्रोमोसोम के बारे में हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो क्रोमोमियर्स आर रीजन ऑफ हाईली फोल्डेड डीएनए, यहाँ पे ठीक है, डीएनए वो बहुत ज्यादा फोल्डेड होता है, ठीक है, इतना ही बस हमको याद रखना है, इसलिए वो बनता है सब कुछ। क्या होता क्या है, एक चीज आप समझ लीजिए कि कुछ भी नहीं होता है, क्रोमोसोम एक सीधा एक धागे जैसा चलता है। आपने कहीं पे धागे पे ज्यादा गठान दे दी है, कहीं पे ज्यादा नोट लगा दिए, कहीं पे टाइटली नोट लगा दिए, कहीं पे कम नोट लगाया, कहीं पे धागा आपका जो है वो पास पास रह गया है, कहीं पे धागा आपने फैला फैला के रख दिया है, तो कुछ नहीं है, एक ही पूरी चीज है, धागा एक ही है। लेकिन क्योंकि अलग अलग चीज पे अलग अलग चीज हो रही है, हमको दिख रहा अलग अलग है ना, कहीं पे धागा लूज है तो अलग दिख रहा है, कहीं पे धागा पास है तो अलग दिख रहा है। तो इस तरीके से हमने उसको अलग अलग टर्मिनोलॉजीज दे दी, बाकी चीज सब एक ही, ये आपको बिल्कुल दिमाग में बिठा लेनी है ना। चलिए, Chromonema. A chromosome consists of two chromatid and each chromatid consists of thread-like coiled structure called the chromonema। बताया था आपको मैंने, वो ऐसा अंदर चलता है उसके अंदर पूरा ना, क्रोमेटिड के अंदर ही। The term chromonema was coined by Vygotsky in 1912, ठीक है, ये हमको याद रखना है ना। The chromonimata form the gene bearing portion of the chromosome, इसके अंदर ही जीन होते हैं, तो यही जाता है नेक्स्ट जनरेशन में, है ना, ध्यान रखना है। बात करते हैं मैट्रिक्स की, मतलब उसके अंदर जो फ्लूइड है वो मैट्रिक्स हो गया हमारा। द मास ऑफ द एक्रोमेटिक मटेरियल विच सराउंड द क्रोमोनिमेटा इज कॉल्ड मैट्रिक्स।
द मैट्रिक्स इज इनक्लोज शीथ विच इज नॉन एज पेलिकल, से ये सराउंडेड रहती है, जो बाहर की लेयर होती है। बोथ मैट्रिक्स एंड पेलिकल आर नॉन जेनेटिक मटेरियल, ये ध्यान रखना। एंड अपीयर ओनली अप टू मेटाफेस व्हेन न्यूक्लियोलस डिसअपीयर, बस यहीं तक रहता है ये। चलिए कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम की बात कर लेते हैं फटाफट, बहुत बड़ा लेक्चर हो चुका है वैसे भी। द मटेरियल ऑफ विच क्रोमोसोम्स आर कोल्ड इज क्रोमेटिन, ठीक है ये हमको पता है। एन फ्लेमिंग ने दिया था क्रोमेटिन 1879, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार बना हुआ है। क्रोमेटिन was classified into two groups on the cytologies on the basis of the affinity of basic dye, पहले हम पढ़ चुके हैं। और कौन सी डाई यूज करते हैं, एसिटोकार्बिन एंड फ्यूल्जिन डाई हम इसमें यूज करते हैं, ठीक है। ये दोनों टर्म भी आपको याद रखनी है, एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन से ये सारे। तो डार्क स्टेन रीजन होता है उसको हम हेट्रोक्रोमेटिन पूछे, ये भी सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं ना, ये ध्यान रखना आपको। लाइटली जो है वो यूक्रोमेटिन है। तो ये क्रोमोसोम की जो अलग अलग कैपेसिटी है ना स्टेनिंग की, उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं हेट्रोपिक्नोसिस, है ना, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब ये दो तरह के होते हैं, हेट्रोक्रोमेटिन भी दो तरह के होते हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूटिव होते हैं और फैकल्टेटिव होते हैं, इसमें हम छोड़ो, इसको नहीं पढ़ेंगे, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और आप चाहे तो पूछ करके इसको पढ़ सकते हैं, मतलब प्रेजेंट ऑन ऑल सेल्स ऑफ आइडेंटिकल पोजीशन पे रहते हैं ना होमोलोगस क्रोमोसोम पे, तो वो कॉन्स्टिट्यूटिव। अगर आइडेंटिकल क्रोमोसोम पे नहीं है तो फैकल्टेटिव। चलिए ये देख लेते हैं फटाफट। ये देखिए ये टीलोमियर है हमारा, और ये सेंट्रोमियर है। और ये देखिए ये जो डार्क स्टैंड है ना यहाँ पे दिख रहा है, हालांकि डार्क स्टैंड यू क्रोमेटिन होता है, लेकिन यहाँ पे डार्क स्टैंड है ना, डार्क स्टैंड हेट्रोक्रोमेटिन होता है, लेकिन यहाँ पे जो है ये यू क्रोमेटिन दिख रहा है, ठीक है। और बाकी ये वाला जो है ना ऑरेंज रीजन, ये हेट्रोक्रोमेटिन है। अब हमको ध्यान क्या रखना है, हेट्रोक्रोमेटिन है ना ये सेंट्रोमियर के पास और टीलोमियर के पास ज्यादा होता है, ये भी क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है, ये भी आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं अगला। कैरियोटाइप एंड इडियोग्राम, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके पूछे हुए, दोनों में डिफरेंस भी आपको पता होना चाहिए कि द कैरेक्टरिस्टिक फीचर बाय विच अ सेट ऑफ क्रोमोसोम ऑफ ए स्पीशीज इज आइडेंटिफाइड, ठीक है। यहाँ से हम स्पीशीज आइडेंटिफाई करते हैं, मेटाफेस में हम क्या करते हैं, इसे अरेंज कर लेते हैं। जनरली द कैरियोटाइप इज रिप्रेजेंटेड अरेंजिंग द क्रोमोसोम्स इन डिसेंडिंग, देखो पहली चीज याद रखना है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है साइज की, ये आपको बिल्कुल दिमाग में बिठा लेना है। दूसरी चीज सेंट्रोमियर को हम हमेशा सेंटर में रखते हैं, तो भैया यहाँ पे आएगा बड़ा क्रोमोसोम, फिर इधर सबसे छोटा क्रोमोसोम आता जाएगा, तो इस तरीके से बनता है स्ट्रक्चर, है ना। और सेंट्रोमियर हमेशा सेंटर में रहेंगे। द कैरियोटाइप ऑफ स्पीशीज कैन बी रिप्रेजेंटेड डायग्राम हम इसका बनाते हैं शोइंग ऑल द मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स ऑफ द क्रोमोसोम, सच डायग्राम इज नोन एज इडियोग्राम। तो भैया ये जो डायग्राम हम बना देते हैं ना, डायग्राम को बोलते हैं इडियोग्राम, कैरियोटाइप के डायग्राम को इडियोग्राम बोलते हैं, सीधी सी बात है, आपको बिल्कुल इसमें याद रख लेना है हर चीज। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके आए हुए हैं, ठीक है। तो आप एक काम कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे पेज है एग्री एड्यू हब का, उस पर फॉलो कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लीजिए। और एक और चीज़, आप जो प्लेलिस्ट है प्लेलिस्ट पे जाके देखिए, बहुत सारे लेक्चर अपलोड हो चुके हैं। और जो प्लांट साइंस के स्टूडेंट है वो एक काम जरूर कीजिए, आप टेस्ट चालू करिए ना, टेस्ट देना चालू करिए, टेस्ट सीरीज चालू करिए। आप उसके बाद मॉक टेस्ट दीजिए जितना ज़्यादा आपके लिए पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि उसमें ज़्यादा क्वेश्चन आप कवर कर पाएंगे और आपको ये आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके ज़्यादा पूछते हैं, ठीक है। हम कोशिश कर रहे हैं, आप भी पढ़िए, एग्जाम आने वाली है, ठीक है। गुड लक, थैंक यू।